नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित विषय ऊष्मा उपचार पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए जानते हैं कि ऊष्मा उपचार क्या होता है। ऊष्मा उपचार के बारे में जान लेते हैं। ऊष्मा उपचार एक प्रोसेस है जिसमें धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। यानी कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम धातुओं के अंदर छुपे हुए जो गुण होते हैं उनको हम बाहर बाहर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊष्मोपचार के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इस्पात या अन्य धातुओं में ऊष्मोपचार द्वारा कुछ आवश्यक विशेष गुण पैदा किए जाते हैं जिनमें उन पर मशीनी प्रक्रियाएं आसानी से की जा सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस्पात या फिर अन्य धातुओं पर ऊष्मोपचार किया जा सकता है, तो हमें उनके जो भी आवश्यक गुण होते हैं, जैसे कि हमें उसकी मुलायमता ज़्यादा चाहिए, सॉफ्टनेस ज़्यादा चाहिए, तो हम उसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा देते हैं। अगर हमें उसकी कठोरता ज़्यादा चाहिए तो हम उसको बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हम जो भी हमें इसमें चीज़ें ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऊष्मा उपचार द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जब धातुओं पर लगातार ऐसे इंजीनियरिंग प्रोसेस किए जाते हैं जिनसे उनके बीच स्थापित इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इनके अंदर की जो अणुओं के अंदर जो आपस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है, बल रहता है, उसका जो सामंजस्य है वो बिगड़ जाता है। तब उसकी पुनः स्थापना के लिए ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि हम किसी धातु को पीटते हैं या फिर उसके ऊपर कोटिंग करते हैं या चार्जिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह की प्रक्रियाएं करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। बैलेंस को बिगड़ने की वजह से उसके जो ग्रेन्स हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको पुनः स्थापित करने के लिए, वापस पुरानी अवस्था में लाने के लिए, ओरिजिनल शेप में लाने के लिए हम जो है ऊष्मा उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया करते हैं। तो हमने इसमें जाना कि ऊष्मा उपचार क्या चीज़ है, क्या है। ठीक है, इसके बारे में जाना। आगे हम चलते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। ऊष्मा उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ऊष्मा उपचार के लाभ, तो धातुओं की सामर्थ्य बढ़ जाती है, सबसे पहला है। तो धातुओं की सामर्थ्य हम बढ़ा सकते हैं ऊष्मा उपचार के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, दूसरा है कि धातुओं के जो ग्रेन साइज में सुधार हो जाता है। उनके जो ग्रेन साइज होते हैं उनमें जो है एक आपस मतलब मिलजुल के जो है वो एक जैसे हो जाते हैं। धातुओं पर ठंडी अवस्था में कार्य करने, जैसे कि चार्जिंग करने, वेल्डिंग करने या कास्टिंग करने के कारण आए आंतरिक तनाव को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह की जो भी प्रक्रियाएं हम करते हैं, चार्जिंग की हमने, उसके ऊपर फोर्जिंग की, या फिर हमने वेल्डिंग करा, तो इस तरीके से जो इंटरनल स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं धातुओं के अंदर, तो हम उनको जो है हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार के द्वारा दूर कर सकते हैं। वायर ड्रॉइंग या शीट रोलिंग में प्रोसेस के बीच में ही हार्ड होने पर धातुओं को मुलायम किया जा सकता है। जब हम किसी धातु से जो है खींचकर तार बनाना चाहते हैं या फिर उसकी जो है पतली पतली चादरें बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो है हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के दौरान ही हम उसको मुलायम कर सकते हैं ऊष्मा उपचार के द्वारा। धातुओं में ऊष्मा प्रतिरोधी, रिसाव प्रतिरोधी तथा कोरोजन रेजिस्टेंट गुणों का विकास हो जाता है। इसको भी हम कर सकते हैं, यानी कि ऊष्मा प्रतिरोधी बना सकते हैं किसी भी धातु को, कि उसके ऊपर थोड़ी बहुत ऊष्मा से कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा रिसाव प्रतिरोधी यानी कि उसको अगर हम, उसकी जो सतह रहेगी वो बहुत ही हार्ड रहेगी और उसको आसानी से घिसना
संभव नहीं हो पाएगा, तो उसका भी हम समाधान कर सकते हैं तथा कोरोजन रेजिस्टेंट गुणों का विकास हो जाता है, यानी कि जंग से उसको जंग रोधक बना सकते हैं। धातुओं में यांत्रिक गुणों का विकास जैसे डक्टिलिटी तथा टफनेस बढ़ जाती है, तो यांत्रिक गुणों को हम पैदा कर सकते हैं, उसके अंदर बढ़ा सकते हैं, डक्टिलिटी बढ़ा सकते हैं उसकी उसकी जो टफनेस है, यानी कि उसको जब पीटते हैं तो वो मुड़ जाता है या मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है, लेकिन टूटता नहीं है आसानी से। इस्पात में मार्टेनसाइट के गोल छोटे ग्रेन्यूल बनाए जा सकते हैं, तो ये भी बहुत ही एक अच्छी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम गोल छोटे ग्रेन्यूल बना सकते हैं। धातुओं की मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है, धातुओं के ऊपर जो मशीनेबिलिटी हमें करनी है, जैसे कि थ्रेडिंग है, मिलिंग है, ठीक है, जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं मशीनिंग की, पेसिंग है, ये सारी प्रक्रियाएँ जो हैं हम आसानी से कर सकते हैं उष्माउपचार की करने के बाद, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा उष्माउपचार की क्या क्या लाभ है। आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं उष्माउपचार की साइकिल। उष्माउपचार की साइकिल का मतलब है कि हम किसी धातु को गर्म करते हैं एक निर्धारित तापमान तक, उस निर्धारित तापमान तक उसको जो है उसी तापमान पर रखते हैं, अपनी जो जॉब है हमारी उसी पर रखते हैं और उसको फिर धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं या फिर एक सडन ठंडा करते हैं। तो ये जो भी हम ठंडा होने की प्रक्रिया करते हैं इसको हम क्वेंचिंग कहते हैं। अगर हम तुरंत ठंडा करते हैं तो हम इसको पानी में डुबो सकते हैं या फिर तेल आदि में डुबो सकते हैं। तो इसकी कहने का मतलब ये है कि उष्माउपचार की जो साइकिल है उसके 3 जो है स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम हीटिंग करेंगे, जैसे कि हमें किसी पदार्थ को तापमान देना है, उष्मा देंगे उसे, ठीक है। अब हमें सब क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाना है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाना है, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाना है, या फिर उससे ऊपर यानी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाना है। तो जिस भी निर्धारित टेम्परेचर तक ले जाना है हम उसको उतनी उष्मा प्रदान करते हैं। उसके बाद उसी टेम्परेचर पर उसको रोक कर रखते हैं, उसको कहते हैं हम सोकिंग या फिर बॉइलिंग, ठीक है। सोकिंग की प्रक्रिया यानी कि उसी तापमान पर उसको रोक कर रखना। उसके बाद हम उसकी कूलिंग करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे उसको ठंडा करते हैं, या हमें अगर हार्डनेस ज़्यादा चाहिए होती है तो धीरे धीरे ठंडा करते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा गुण उसके अंदर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो कूलिंग या क्वेंचिंग, जो दूसरा शब्द है कंट्रोल कूलिंग के लिए वो है क्वेंचिंग, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा उष्माउपचार की साइकिल के बारे में। आगे चलते हैं और हम अब पढ़ते हैं उष्माउपचार के प्रकार। उष्माउपचार के क्या क्या प्रकार हैं, तो उसमें मुख्य जो प्रकार हैं वो 5 तरह के होते हैं उष्माउपचार के तरीके जो हम प्रक्रियाएँ कर सकते हैं। पहला है अनिलिंग। तो अनिलिंग के अंदर भी 2 तरीके से अनिलिंग की जा सकती है, एक प्रोसेस अनिलिंग, दूसरा फुल अनिलिंग। उसके बाद आता है हार्डनिंग, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हार्डनिंग शब्द से ही हम समझ पा रहे हैं कि क्या इससे संबंधित दिया होगा इसके अंदर, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग यानी कि नॉर्मल शब्द से ही जो हमें समझ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेम्परिंग और सबसे लास्ट में है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग की जो प्रक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जो है हम 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है केस कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये 5 तरीकों से हम किसी भी पदार्थ की जो केस है यानी कि उसका जो बाहरी कवच है उसको हम हार्डन कर सकते हैं यानी कि सख्त बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने प्रकार के बारे में जाना, अब हम विस्तार से जानेंगे इसके बारे में आगे। इससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, इसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे कैसे उष्माउपचार के विभिन्न प्रकारों के लिए तापमान और कार्बन प्रतिशत का संबंध, यानी कि जैसे जैसे कार्बन की प्रतिशत बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से जो तापमान है वो भी बदलता रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर कार्बन की प्रतिशत 0.8% से कम होती है तो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील का जो है वो
मैन्युफैक्चर होगी। इसके अंदर फेराइट और केयरलाइट जो कि सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो बनेंगे। ठीक है, अगर कार्बन की प्रतिशतता 0.8% से ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर केयरलाइट और सीमेंटाइट, सीमेंटाइट का मतलब शक्ति जो है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स बनेंगे। तो सीमेंटाइट बनने के कारण क्या होगा, तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। ठीक है, हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो इसमें अपर क्रिटिकल पॉइंट भी बताया गया है कि अपर क्रिटिकल पॉइंट जो स्टील का है वो 910 है और क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करी गई है कि कार्बन की प्रतिशत के हिसाब से तापमान भी बदल जाएगा। तो इसे जानने के बाद हम एक एक करके अब जो ऊष्माउपचार के प्रकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है अनिलिंग। ठीक है, हमने बताया है कि ये दो प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहला है प्रोसेस अनिलिंग। तो प्रोसेस अनिलिंग में क्या करते हैं, यह एक सब क्रिटिकल अनिलिंग प्रोसेस है। इसमें धातुओं को लोअर क्रिटिकल पॉइंट से भी नीचे तापमान तक गर्म किया जाता है। इसमें धातुओं का आंशिक पुनः क्रिस्टलन होता है। इस प्रक्रिया को कोल्ड वर्किंग के द्वारा आई कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे धातुएं मुलायम हो जाती हैं, जिससे उन पर पुनः कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की जा सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेनली सब क्रिटिकल पॉइंट यानी कि लोअर क्रिटिकल पॉइंट से भी जो नीचे तापमान होता है उस पर धातु को गर्म करते हैं और फिर इसे ठंडा होने देते हैं। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, कठोरता आ गई है, सारी जो कमियां हैं उसकी हम उसको दूर कर सकते हैं, धातु को फिर से मुलायम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा प्रोसेस जो है अनिलिंग का, वो है फुल अनिलिंग। फुल अनिलिंग का जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, इस्पात और अन्य धातुओं को पूर्ण रूप से अनिलिंग करने के लिए उसे पहले क्रिटिकल रेंज तक गर्म करते हैं, जहां यह ऑस्टेनाइट अवस्था में आ जाता है। तत्पश्चात भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है, किसी भी धातु को क्रिटिकल रेंज तक गर्म करते हैं और भट्टी में ही धीरे धीरे, भट्टी जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होती है, ठीक है, उसी तरीके से ये पदार्थ जो है हमारा लोड जो है वो भी धीरे धीरे ठंडी होती रहेगी। लेकिन मान लीजिए यदि भट्टी का उपयोग में लानी होती है तो चूना पाउडर या फिर रेत में दबा देते हैं। भट्टी से हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, भट्टी के हमें और उसके ऊपर जो है काम करना है, भट्टी का उपयोग करना है, तो उसको क्या करेंगे, हम चूना पाउडर या फिर रेत में दबा देंगे। ठीक है, जिससे ठंडा होने की दर बहुत कम रहेगी। ऐसा करने से इस्पात अपना मूल ग्रेन स्ट्रक्चर प्राप्त करता है, तो उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको वो प्राप्त कर लेगा। ये फुल अनिलिंग का जो है एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि जो मूल ग्रेन स्ट्रक्चर होगा यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा वो उससे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमने पढ़ा अनिलिंग और उसके प्रकार के बारे में। आगे चलते हैं हम और पढ़ते हैं हम हार्डनिंग के बारे में। जैसा कि शब्द से हमें पता चल रहा है, हार्डनिंग यानी कि हार्डन का मतलब है सख्त। तो हार्डनिंग विधि का प्रयोग धातुओं की कठोरता तो हम जानते हैं हार्डनिंग विधि का प्रयोग धातुओं की कठोरता बढ़ाने व घर्षण रोधी बनाने के लिए किया जाता है। साधारणतः टूल तथा ऐसे मशीनी पार्ट्स जिन पर अधिक भार रहता है कठोर किए जाते हैं, जैसे कि टाइयाँ, बेयरिंग तथा कटिंग टूल्स इत्यादि। तो हार्डनिंग विधि का प्रयोग हम टूल्स वगैरह पे जो हमें बहुत ही बाहर से जो है सख्त चाहिए, ठीक है, उनसे हमें दूसरी वस्तुओं को काटना है, ठीक है, मशीनी पार्ट्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को कठोर करने के लिए हार्डनिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्टील को कार्बन की मात्रा के अनुसार
क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान तक गर्म किया जाता है और कुछ समय सोखने के लिए दिया जाता है। यानी कि सोखने का मतलब है इसी तापमान पर उसको रखते हैं। जैसा कि प्राय 10 मिलीमीटर मोटी स्टील के लिए 5 मिनट सोखने का समय होता है। फिर ठंडा करने के लिए पानी अथवा तेल आदि में डुबो दिया जाता है। इस प्रक्रिया से नर्म स्टील में कठोरता आ जाती है। तो हम उसको क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 से 50 डिग्री तक सेंटीग्रेड तापमान तक उसको गर्म करते हैं और उसे कुछ समय के लिए उसी तापमान पर रोक कर रखते हैं और उसे जो है तुरंत तेजी से ठंडा करने के लिए उसमें पानी या फिर तेल में डुबो देते हैं। तेजी से ठंडा होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर कठोरता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये हमने जाना कि कठोरता यानी कि हार्डनिंग प्रक्रिया कैसे की जाती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नॉर्मलाइजिंग विधि के बारे में। जैसा कि शब्द से ही हमें समझ पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजिंग यानी कि नॉर्मल यानी कि साधारण यानी कि सामान्य। जॉब पर जब लगातार कोल्ड वर्किंग, वेल्डिंग या फिर ऊष्मा उपचार प्रक्रिया करने से धातुओं की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में विकृति उत्पन्न हो जाने के कारण धातु भंगुर हो जाती है यानी कि ब्रिटलनेस इसके अंदर आ जाती है। इसी भंगुरता को दूर करने में आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की विकृति जो उसके अंदर स्ट्रक्चर में जो बिगाड़ हो चुका है उसको दूर कर जॉब के मौलिक गुणों यानी कि उसके ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज थी उनकी पुनः स्थापना करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद जानते हैं कि इस प्रक्रिया में करते क्या है, इस प्रक्रिया को किस तरीके से किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में स्टील पुर्जे को क्रांतिक तापमान यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर कुछ समय तक इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है। यह समय स्टील की किस्म यानी कि उसकी वैरायटी, किस तरीके की वैरायटी है उसकी, कार्बन की प्रतिशतता कितनी है उसके अंदर और उसकी मात्रा यानी कि स्टील की हमारे पास कितनी क्वांटिटी है जो हमें तैयार करनी है उसके अनुसार होता है। इसके बाद उसे वायु में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है यानी कि बहुत ही धीमी गति से जो उसकी नॉर्मल ठंडा होने की गति है वायु के संपर्क में आने के बाद उस गति से उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे उसकी तन्य सामर्थ्य बढ़ जाती है और इसके अंदर का प्रतिबल यानी कि इंटरनल स्ट्रेस समाप्त हो जाता है तथा कण शक्तिशाली बन जाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं और अपनी नरावस्था में आ जाते हैं और जो हमारा जॉब है वो नॉर्मल हो जाती है, अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाती है। तो हमने पढ़ा आज नॉर्मलाइजिंग विधि के बारे में किस तरीके से की जाती है। अब हम पढ़ते हैं टेम्परिंग विधि के बारे में। टेम्परिंग विधि जो है हार्डनिंग प्रक्रिया के दौरान कठोर की गई स्टील इतनी अधिक भंगुर हो जाती है यानी कि ब्रिटल हो जाती है। अगर हम इस पर कोई भी ब्रिटलनेस का मतलब है किसी भी धातु जो ब्रिटल है अगर हम इस पर जरा भी झटका लेते हैं या ठीक है तो उसमें क्या होगा, एकदम से वो टूट जाएगी, जो लोड है उसको सहन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो टेम्परिंग विधि में जो की जाती है वो हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद की जाती है। और हार्डनिंग प्रक्रिया से जो है धातु बहुत ही भंगुर हो जाती है यानी कि ब्रिटलनेस आ जाती है। तो उसकी भंगुरता को समाप्त करने तथा उसको वापस उपयोगी बनाने के लिए उसकी टेम्परिंग करना आवश्यक होता है। तो टेम्परिंग विधि किस तरीके से की जाती है ये जान लेते हैं। टेम्परिंग करने के लिए हार्डनिंग किए गए औजार या पुर्जे के उस हिस्से को जिस पर टेम्परिंग करनी होती है
टेम्परिंग तापमान पर गर्म करते हैं। टेम्परिंग तापमान कितना होता है, जैसे कि टेम्परिंग तापमान लगभग 220 से लेकर 330 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उच्च स्पीड स्टील यानी कि हाई स्पीड स्टील के लिए, तथा कठोरीकरण स्टील यानी कि हार्ड स्टील के लिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड और लो स्टील को गर्म करने के पश्चात उस गर्म किए भाग को पानी या तेल में डुबोया जाता है। इस ठंडा करने की प्रक्रिया में गर्म धातु ऊपरी सतह से गर्मी लेकर और वायु के संपर्क में आते ही भिन्न भिन्न रंग में बदलने लगता है, जैसा भूरा, पीला, बैंगनी, नीला आदि। जिस स्तर की हमें टेम्परिंग करनी होती है उसके अनुसार रंग आते ही इसे पानी में ठंडा करने के लिए डुबो दिया जाता है। इस प्रकार टेम्परिंग हुआ भाग सिमर यानी कि टफ हो जाता है या फिर चोट या कंपन सहने योग्य हो जाता है। ये टेम्परिंग की विधि है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो चूजा है या फिर औजार है वो टफ बन जाएगा और फिर उसके जो झटके हैं यानी कंपन है वो सहने योग्य हो जाएगा। तो जैसा ही हमें इसको डुबोएंगे गर्म करने के बाद, जैसा ही रंग हमें चाहिए, जिससे हमें क्वालिटी चाहिए, जितनी टफनेस चाहिए, उस हिसाब से रंग के हिसाब से उसको जो है रंग आते ही उसको बाहर निकाल दें और ठंडा कर दें। अब हम पढ़ते हैं केस हार्डनिंग के बारे में। केस हार्डनिंग किस तरीके से की जाती है। केस हार्डनिंग का मतलब क्या है। तो केस हार्डनिंग जैसा कि शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि केस हार्डनिंग यानी कि बाहर की जो सतह है वो बहुत ही सख्त रहेगी और अंदर की सतह जो है वो मुलायम रहेगी। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि बाहर से जो पीला भाग है, ठीक है, उसमें पीले भाग में वो बाहर की जो सतह है पूरी ही गर्म हो चुकी है, यानी पीली अवस्था में आ चुकी है। ठीक है, अंदर की जो सतह है वो एकदम सामान्य स्थिति में है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। हम ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जानते हैं जिनमें हमें ऊपरी सतह अधिक कठोर चाहिए परंतु जो अंदर से भी टफ है, जिससे कि यह कंपोनेंट धक्का सहन यानी कि इम्पैक्ट लोड सहन कर सके, जैसे कि गियर है, कैन आदि। इसमें ऊपरी सतह को एक निश्चित गहराई तक कठोर बना दिया जाता है। इसे केस हार्डनिंग कहते हैं, यानी कि केस कहते हैं। बाहर की जो सतह होती है उसको केस कहते हैं, जबकि अंदर का भाग मुलायम तथा टफ बना रहता है, इसे कोर कहते हैं, अंदर वाले भाग को। यह कोर कठोर केस को शक्ति प्रदान करता है तथा उसे टूटने से भी बचाता है। केस हार्डनिंग को सरफेस हार्डनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये केस हार्डनिंग की प्रक्रिया होती है, केस हार्डनिंग क्यों की जाती है और केस हार्डनिंग से हम क्या समझते हैं, इसमें हमने जाना। तो हार्ड केस और टफ कोर यानी कि सख्त जो है बाहर की सतह जो सख्त है केस उसको कहेंगे, और अंदर वाली सतह जो मुलायम है उसको कोर कहेंगे, जो कि टफ होगा और मजबूती प्रदान करेगा। आगे हम जानते हैं केस हार्डनिंग के प्रकार। तो केस हार्डनिंग 5 तरीके से की जा सकती है, जैसा हमने पूर्व में जाना था। कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, फ्लेमाइडिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये डायग्राम शो कर रहा है कि कितने तापमान के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके केस हार्डनिंग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोराइजिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशतता को एक निश्चित गहराई तक बढ़ाकर हार्ड केस प्राप्त करने की प्रक्रिया को कार्बोराइजिंग कहते हैं। केस में कार्बन अधिक हो जाने से यह हार्ड कार्बन स्टील के हाई कार्बन स्टील यानी कि के समान हो जाती है, यानी कि जैसे कि 0.1% कार्बन वाली लो कार्बन स्टील को 1 से 2 मिलीमीटर गहराई तक कार्बोराइजिंग द्वारा 1.2% कार्बन वाली स्टील में
बदला जा सकता है, जिसे हार्ड करने के लिए क्वेंचिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए जॉबों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर लोहे या स्टील के बंद डिब्बे में चारकोल हड्डियों का पाउडर, बेरियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और खरकतरन डालकर कार्बोनाइजिंग के लिए रखा जाता है। इस जॉब वाले बॉक्स को 850 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 930 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक कुछ घंटों के लिए उसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है और आवश्यक समय पश्चात ठंडा किया जाता है। इस प्रकार कार्बन के कण लो कार्बन स्टील व माइल्ड स्टील की ऊपरी सतह पर चारों ओर फैलने से ऊपरी सतह हाई कार्बन स्टील और भीतरी सतह अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी कि लो कार्बन स्टील में ही रहती है। तो ये प्रक्रिया होती है कार्बोनाइजेशन की करने की प्रक्रिया है। इस तरीके से करते हैं, डिब्बे में रख देते हैं सामग्री को, जो कि चारकोल हड्डियों का पाउडर, बेरियम कार्बोनेट आदि जो सामग्री है उसको हम एक डिब्बे में ड्रॉप के साथ रख देते हैं और इसको बॉक्स को 850 से लेकर 930 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ घंटों के लिए उसी तापमान पर रखते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि बाहरी सतह पर कार्बन की प्रतिशतता बढ़ जाती है। ये मेथड है, प्रक्रिया है कार्बोनाइजेशन। तो ये डायग्राम दिखाया गया है कि कार्बोनाइजेशन किस तरीके से की जाती है। उसका जो बॉक्स होता है वो इस तरीके से होता है, मेटल बॉक्स होता है और उसको सील पैक कर दिया जाता है और तापक्रम पर गर्म करके कुछ घंटों के लिए उसी तापक्रम पर रखा जाता है। आगे जानते हैं हम अब साइनाइडिंग की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में स्टील को निश्चित तापक्रम तक गर्म साइनाइड यानी कि मोल्टन साइनाइड की क्रूसिबल में डुबोकर कुछ समय उसी ताप पर स्थिर रखा जाता है, जिससे इसकी ऊपरी सतह में नाइट्रोजन प्रवेश कर सके। इस ताप पर रखने के समय के अनुसार इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। इसके पश्चात पार्ट्स को क्वेंचिंग कराकर हार्ड कर लिया जाता है। क्वेंचिंग से बाहरी केस भी हार्ड हो पाती है, जबकि अंदर की कोर मुलायम बनी रहती है। इस प्रक्रिया द्वारा लो कार्बन स्टील तथा मीडियम कार्बन स्टील का हाई हार्ड किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं, आगे है फ्लेम हार्डनिंग। तो फ्लेम हार्डनिंग से जैसे हम समझ पा रहे हैं, यानी कि एक फ्लेम फ्लेम जिसको कहते हैं जो आग की जो लपट, जिसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, उसको हम फ्लेम कहते हैं। तो फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हम उन्हीं स्टील यानी कि इस्पात की वस्तुओं को तेज हार्ड कर सकते हैं जिनमें कार्बन होता है। ऑक्सी एसिलेटेड टॉर्च के द्वारा तेजी के साथ स्टील की ऊपरी सतह को ऊपरी क्रिटिकल पॉइंट यानी कि अपर क्रिटिकल पॉइंट, जो कि 910 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, ठीक है, से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर लगभग 820 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करके साथ ही साथ पानी या ऑयल को स्प्रे करके क्वेंचिंग करा देते हैं। यानी कि जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तरफ से टॉर्च जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन या स्टील टॉर्च जो है धातु के ऊपर मारी जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर उसकी बुछार की जा रही है टॉर्च की और इसके ऊपर तापमान जो है वो ऊपर क्रिटिकल पॉइंट से जो है लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है पहुँच रहा है और साथ ही साथ इसके ऊपर जो है एक तरफ से पानी का जो है स्प्रे किया जा रहा है क्वेंचिंग कराने के लिए। ये हमने पढ़ा फ्लेम हार्डनिंग के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं नाइट्राइडिंग के बारे में। नाइट्राइडिंग जैसे कि नाइट्राइडिंग का मतलब हम समझ रहे हैं नाइट्रोजन से है, तो इसके क्रिया में स्टील की नाइट्रोजन कार्बोनाइजेशन द्वारा केस हार्डनिंग की जाती है। इसमें स्टील के पुर्जों की 100 घंटे तक 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया गैस के वातावरण या नाइट्रोजन युक्त किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में गर्म करके केस हार्डनिंग की जाती है।
तो इसमें अधिक समय तक जो है नाइट्रोजन युक्त या फिर किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में जो भी हमें पदार्थ चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन से संबंधित कोई पदार्थ होगा जो उसके संपर्क में रखा जाएगा और उसके द्वारा हम जो है केस हार्डनिंग कर सकते हैं। अगली जो प्रक्रिया है केस हार्डनिंग की वो है इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग एक बहुत ही उच्च स्तरीय प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रक्रिया में विद्युत से संचालित इंडक्शन भट्टी जिसमें तांबे की कॉइल लगी रहती है में सभी जॉब्स को रखा जाता है। जब इस कॉइल में से हाई इंडक्शन करंट बहाया जाता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसा कि हम जानते हैं जब हाई करंट कहीं से फ्लो करता है तो उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसा कि हम जानते हैं अगर वो कॉइल है यानी कि घुमावदार है तो उसके अंदर अच्छा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि परिणाम तथा दिशा में बदलता रहेगा, यानी उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार बदलता रहेगा। जब यह चुंबकीय क्षेत्र कॉइल के अंदर रखे पार्ट से गुजरती है तो उसकी सतह में उसी फ्रीक्वेंसी की करंट उत्पन्न करती है। सेम फ्रीक्वेंसी की करंट उसमें उत्पन्न हो जाएगी। उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा, इसमें जो है हीटिंग इफेक्ट आएगा। हीटिंग इफेक्ट आने की वजह से क्योंकि उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका कुछ प्रतिरोध होगा, तो उसके प्रतिरोध की वजह से उसके अंदर हीटिंग उत्पन्न होगी। हीटिंग उत्पन्न होने की वजह से उसमें जो है उसका जो है हम उसमें उपचार जो भी हमें तापमान चाहिए उसको जो है उसको पहुँचा देंगे और वो तापमान तक पहुँचने के बाद उसका उपचार की प्रक्रिया हमारी यानी कि बाहर वाला जो सतह होगी वो हार्डन हो जाएगी और अंदर वाली सतह जो है वो सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि कॉइल में बाहरी सतह से लिपटी हुई है। सिर्फ बाहरी सतह भी हमारी जो है उसका उपचार होगा, उसका बाकी सारी जो सतह अंदर वाली वो ऐड की रहेगी, ठीक है। फिर हमने सारी प्रक्रियाएँ जो है कर दी हैं। इसमें हम जो है एक पॉइंट और कर देते हैं जिसमें कि भट्टी में एसी सप्लाई द्वारा कॉइल में लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी पैदा की जाती है तथा धातु के रेजिस्टेंस के कारण ऊष्मा उत्पन्न होने से पार्ट की ऊपरी सतह गर्म होती है। जॉब को गर्म करके ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कॉपर ट्यूब के अंदर यानी कि कॉइल के अंदर अर्थ रखा गया है, हमारा वर्कपीस रखा गया है और उसके अंदर से जो है हाई करंट जो है फ्लो करा जा रहा है, जिसकी वजह से 750 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 830 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है पहुँच जाता है। तो ये हमने पढ़ा इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं अब ये हमने ऊष्मा उपचार के बारे में पढ़ा। तो हमने पढ़ा आज कि ऊष्मा उपचार, ये हमारा सारांश है, ठीक है। ऊष्मा उपचार क्या होता है ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऊष्मा उपचार के क्या क्या लाभ हैं तथा ऊष्मा उपचार की साइकिल के बारे में, हीटिंग, सोकिंग और कूलिंग की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में जाना। ऊष्मा उपचार के प्रकार कितने हैं उसके बारे में एक एक विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। तापमान और कार्बन प्रतिशत का संबंध हमने डायग्राम के माध्यम से समझा। ऊष्मा उपचार की विभिन्न प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया, ठीक है। केस हार्डनिंग और उसके प्रकार के बारे में भी अच्छे से जाना, ठीक है। उसके बाद हमने कहाँ कहाँ से अपने जो सामग्री प्राप्त की है वो रिक्त संदर्भ, ठीक है। हमारा क्या है कि अरिहंत पब्लिकेशन की किताब वर्कशॉप ग्रेजुएशन साइंस जो कि इसके लेखक हैं ए कुमार द्वारा हमने उसमें ऊष्मा उपचार का जो टॉपिक है उसके अंदर से हमने अपना जो मेटाफिजिक्स उसके अंदर से लिया है तथा न्यूटन पब्लिकेशन की किताब वर्कशॉप ग्रेजुएशन साइंस इसके लेखक संजीव भार्गव एवं मुकेश माथुर हैं, उसके अंदर से भी हमने कुछ डायग्राम्स वगैरह लिए हैं, ठीक है। और हमने google.com, विकिपीडिया और भारत स्किल gov.in से अपनी सामग्री जो है प्राप्त की। तो आज मैंने आपको ऊष्मा उपचार के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि ये आपके लिए भविष्य में भी लाभकारी होगा।
धन्यवाद।